हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा आवर्त सारणी के बारे में, मतलब पीरियोडिक टेबल के बारे में। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि ये जो आवर्त सारणी का जो टॉपिक है, ये आप लोगों के लैब असिस्टेंट के सिलेबस में दे रखा है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझ कर चलना। मैं इस आवर्त सारणी का जो टॉपिक है आप लोगों का, इसको बिल्कुल मैं जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसका पूरा बेसिक बताऊंगा आप लोगों के लिए कि आवर्त सारणी की उत्पत्ति किस तरीका से हुई, ठीक है ना। आप ध्यान से समझते चलना। तो देखो, शुरू में क्या था कि इतने सारे तत्व हो गए, इतने सारे एलिमेंट हो गए, जिनमें से काफी तत्व आप लोगों के कौन थे, प्राकृतिक थे, अर्थात जो हमको प्रकृति से मिलते हैं, और काफी ऐसे तत्व थे जो कृत्रिम थे, जिनको वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में बनाकर तैयार किया था। तो इतने सारे तत्व हो गए, इतने सारे एलिमेंट हो गए, तो इनका वर्गीकरण किस तरीका से किया गया, ठीक है ना। तो शुरू में जब इनका वर्गीकरण किया गया था, वो किया गया था धात्विक और अधात्विक गुणों के आधार पर, मतलब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक गुणों के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया था। कि जो धातु थी, तो कॉमन सी बात है, जो मेटल होंगी, धातु होंगी, उनके गुण एक जैसे होंगे, तो उनका वर्गीकरण अलग से कर दिया। और जो अधातु थी, अर्थात जो नॉन मेटल थी, कॉमन सी बात है, उनका नेचर एक जैसा होगा, तो उनको अलग कर दिया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब इनका वर्गीकरण किया गया था, इनका क्लासिफिकेशन किया गया था, वो किसके आधार पर किया गया था, क्या धातु और अधातु के आधार पर, मतलब मेटल के आधार पर और नॉन मेटल के आधार पर। जो मेटल थी उनको अलग कर दिया कि भाई तुम्हारे गुण एक जैसे हैं, और जो नॉन मेटल थी उनको अलग कर दिया कि भाई तुम्हारे गुण प्रॉपर्टीज मतलब एक जैसी हैं। बात समझ में आ गई ना। लेकिन उसके बाद में कुछ वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने परमाणु भार को बेस माना था, मतलब एटॉमिक वेट को बेस मानते हुए अपने अपने स्टेटमेंट दिए, अपने अपने नियम दिए। तो उन्होंने अपने अपने नियमों में क्या क्या बातें बोली थी, वो मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर एक एक साइंटिस्ट को मैं लिखूंगा आप लोगों के सामने, और उसके नियम को एक्सप्लेन करूंगा, नियम को समझाऊंगा। उस साइंटिस्ट के नियम को आप ध्यान से समझ के चलना, ठीक है ना। एक बात फिर मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूं कि आप जब भी मेरा लेक्चर ले रहे हो, तो पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठा करो, ठीक है ना। क्योंकि एक बार आप जब लेक्चर को ले लेते हो, उसके बाद दोबारा उस लेक्चर को देखने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता, ठीक है ना। भाई आपने एक बार क्लास ले ली, तो एक बार क्लास लेने के बाद दोबारा उस लेक्चर को आप नहीं देखते, क्योंकि क्लास एक बार में समझ में आ जाती है, ठीक है ना। तो उसी टाइम पे आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लिया करो। ऐसा नहीं कि अभी तो मैं क्लास देख लेता हूं, दोबारा शॉर्ट नोट्स बना लूंगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक बार क्लास देखने के बाद दोबारा आप उस क्लास को नहीं देखते, क्योंकि एक बार में कॉमन सी बात है, जो क्लास आप लोगों के समझ में आ गई अच्छी तरीका से, उस क्लास को आप दोबारा क्यों देखना चाहोगे। इसलिए जो शॉर्ट नोट्स है ना, आप लोग हाथ के हाथ बनाते चलो। जितने जो आप लोगों के ये अठा भंडार वाले नोट्स है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। भाई 100 पेज भी आप लोगों की वही बात बोल रहे हैं, और एक पेज भी आप लोगों का वही बात बोल रहा है, तो क्यों हम 100 पेजों को पढ़े। हमारे लिए वो एक पेज ही काफी है। और आप लोगों को पता है, कॉम्पिटिशन लेवल पर अगर इतनी सारी चीजों को पढ़ेंगे तो वो दिमाग में टिकेंगी नहीं। इसलिए बोल रहा हूं, अपने जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जिनको हम क्लास लेते वक्त लिखते हैं, वही हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है, यहाँ पर थ्योरी तो हम कुछ लिखनी नहीं है, हमारे सामने तो वो एबीसीडी होंगे, और उनमें से हम लोगों को आंसर देखना है कि भाई हमारा आंसर ए है, बी है, सी है, डी है। थ्योरी तो हम लोगों को लिखनी नहीं है, ठीक है ना। तो इतना अथा भंडार की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं क्लास लेता चल रहा हूं, इनको अपने अकॉर्डिंगली आप शॉर्ट नोट्स बना लो। जैसे मैंने किसी साइंटिस्ट को लिखा था और उसके नियम को बोल दिया, तो उसको अपने हिसाब से लिख लिया कि सर ने ये बात बोली है साइंटिस्ट के बारे में, उसको अपने हिसाब से लिख दिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना तो आप आराम से क्वेश्चन कर दोगे उसका, ठीक है ना। क्योंकि थ्योरी तो हम लोगों को लिखनी नहीं है, हम लोगों को तो ये देखना है कि हमारा आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, और वो तुरंत थ्योरी से ही आप लोगों का क्लिक हो जाता है कि सर ने ये चीज पढ़ाई थी और शॉर्ट नोट्स में हम लोगों ने ये चीज लिखी थी, ठीक है ना। इसलिए फिर मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सजेशन देना चाहूंगा कि पेन कॉपी लेकर और उनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। जैसे केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बना लिए। माना कि फिजिक्स के लेक्चर चल रहे, तो फिजिक्स से शॉर्ट नोट्स बना लिए, ठीक है ना। बॉटनी, जूलॉजी, या आप लोगों की राजस्थान जी के, उनके शॉर्ट नोट्स बना चलो, क्योंकि एग्जाम टाइम में शॉर्ट नोट्स आप लोगों के बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम के टाइम में इतना सारा था भंडार, तो आप लोगों को पढ़ने को टाइम मिलेगा नहीं, इतना सारा था, ठीक है ना। लेकिन शॉर्ट नोट्स होंगे तो बस एक बार ही देख लोगे, क्योंकि क्लास आप ले ही चुके हो, तो आप लोगों को पता है क्या किस चीज का क्या मतलब है। बस एक बार नजर डाले, नजर डालते वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। इसलिए जो मैं चीजें लिखाता चल रहा हूं, समझाता चल रहा हूं, उनको अपने हिसाब से, जो आप जैसे मैंने क्या बोली है, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से, क्या आपने क्या समझा, आपने ये समझा, तो उसको अपने हिसाब से लिख दो कि भाई इस साइंटिस्ट के बारे में सर ने ये बोला है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दो, ठीक है ना, जिससे कि वो आपके दिमाग में टिकी रहे और याद रहे। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, मैं यहां पर एक एक साइंटिस्ट को ले रहा हूं, ठीक है ना। इन साइंटिस्टों ने परमाणु भार को बेस माना था। किसको बेस माना था? परमाणु भार, मतलब एटॉमिक वेट को। एटॉमिक वेट को इन्होंने बेस मानकर अपने अपने नियम दिए थे, और नियम में इन्होंने क्या क्या बातें बोली थी, उनको मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ले लेता हूं यहां पर प्राउड की परिकल्पना, ठीक है ना। प्राउड नाम के साइंटिस्ट को ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए।
पहला साइंटिस्ट हो गया आप लोगों का प्राउट की परिकल्पना, ठीक है ना, प्राउट की परिकल्पना, ठीक है ना, मतलब प्राउट का कॉन्सेप्ट था। ये बात किसने कब बोली थी? सन 1815 में, ठीक है ना, ये बात इसने कब बोली थी? सन 1815 में। तो देखो प्राउट नाम के साइंटिस्ट ने 1815 में क्या बात बोली थी? उसने ये बात बोली थी कि सभी तत्व हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। मेरे एक एक लाइन का स्टेटमेंट समझो मैं क्या बोल रहा हूं। सभी तत्व, तत्व की बात हो रही है, सभी तत्व हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि भाई सभी, तो उसने हाइड्रोजन को बेस मान लिया, ठीक है ना। प्राउट ने क्या किया 1815 में जब अपने नियम को दिया था तो उसने हाइड्रोजन को बेस मान लिया और उसने ये बोली थी कि सभी तत्व हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का तत्व है तो कॉमन सी बात है हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। माना कि कोई कार्बन का तत्व हुआ तो वो कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। माना कि कोई नाइट्रोजन का परमाणु हुआ तो वो नाइट्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन को तो उसने बेस माना था और ये बोला था कि सभी तत्व हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब हाइड्रोजन का तत्व हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बना होता है, कार्बन का तत्व कार्बन के परमाणु से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन का तत्व नाइट्रोजन के परमाणु से मिलकर बना होता है। मतलब कोई भी तत्व, जैसे बोल देता हूं फास्फोरस का तत्व फास्फोरस के परमाणु से मिलकर बना होता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। और बेस किसको माना था? उसने हाइड्रोजन को बेस माना था। भाई किसी की परमाणु संरचना देख रहे हो आप लोग तो यही तो बोलते हो। जैसे मैं हाइड्रोजन की परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं यही तो बोलूंगा कि भाई किसी भी परमाणु संरचना में क्या होता है, बीच में नाभिक होती है, चारों ओर कोष होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगर आप बोलोगे कि सर कार्बन की परमाणु संरचना के बारे में बोलो तो अभी मैं यही बात बोलूंगा कि भाई कार्बन की परमाणु संरचना में ये होता है, बीच में नाभिक होती है, चारों ओर कोष होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मतलब किसी भी परमाणु की बात कर लो आप लोग यही तो बोलोगे भाई, किसी भी परमाणु की परमाणु संरचना के बारे में बात करोगे तो यही तो बोलोगे कि भाई बीच में नाभिक होती है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और चारों ओर सेल होते हैं, मतलब कोष होते हैं जिनमें कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। चाहे वो हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, कोई सा भी एटम हुआ, आप लोग यही बोलोगे कि किसी भी परमाणु संरचना में चाहे वो कोई सा भी तत्व हो, कोई सा भी एलिमेंट हो, परमाणु संरचना में बीच में नाभिक होती है, उसके चारों ओर कोष होते हैं जिनमें कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ गया ना कि प्राउट ने क्या बात बोली थी कि प्रत्येक तत्व हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन का तत्व हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बना होता है, कार्बन का तत्व कार्बन के परमाणु से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन का तत्व नाइट्रोजन के परमाणु से मिलकर बना होता है, या कोई भी तत्व वो अपने परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। आवर्त सारणी में तो इतने सारे एलिमेंट है आप लोगों के, ठीक है ना। तो जो तत्व होगा वो अपने ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये बात किसने बोली थी? सन 1815 में प्राउट ने बोली थी। चलो ठीक है, अब मैं दूसरा सिद्धांत ले लेता हूं। दूसरे सिद्धांत में आप लोगों को आ रहा है डोबेराइनर, ठीक है ना। दूसरे सिद्धांत में आप लोगों को कौन आ रहा है? डोबेराइनर। तो मैं उस साइंटिस्ट के बारे में भी डिस्कशन कर लेता हूं कि उसने क्या बात बोली थी। दूसरा हो गया आप लोगों का डोबेराइनर। डोबेराइनर डोबेराइनर का त्रिक का नियम। डोबेराइनर का त्रिक का नियम। डोबेराइनर का त्रिक का नियम, ये बात बोली थी उसने सन 1829 में, ठीक है ना। ये नियम कब दिया था उसने? डोबेराइनर ने सन 1829 में। तो डोबेराइनर ने क्या बात बोली थी? उसने ये बात बोली थी कि उसने एक काम किया था कि जिन तत्वों के गुण समान थे, ठीक है ना, समान गुणों वाले तत्वों की उसने क्या कर ली? ग्रुप में विभाजित कर लिया, ठीक है ना। समान गुणों वाले तत्वों के उसने तीन तीन समूह में क्या कर लिया? उनको विभाजित कर लिया। उसके बाद उसने ये बात बोली थी कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार सिरे वाले तत्वों के परमाणु भार के औसत था। अभी एग्जांपल लेकर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखो दूसरा जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था डोबेराइनर नाम का साइंटिस्ट ने, जिसके नियम को हम बोलते हैं डोबेराइनर का त्रिक का नियम, और ये नियम दिया था सन 1829 में। उसने 1829 में क्या बात बोली थी? उसने ये बात बोली थी कि उसने क्या किया था कि समान गुणों वाले तत्वों को उसने समान समूह में विभाजित किया, ठीक है ना, समान समूह में विभाजित किया। फिर उसने ये बात बोली थी कि जो बीच वाला तत्व का परमाणु भार होता है ना, वो सिरे वाले तत्वों के परमाणु भार के औसत था। औसत क्या था, कैसा था? मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं इस नियम को एक्सप्लेन करने के लिए। एक मैंने किसको ले लिया? लिथियम को। यहां पर मैंने किसको ले लिया? सोडियम को। और यहां पर मैंने किसको ले लिया? पोटेशियम को। यहां पर लिथियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 7। परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट। एक चीज और बता देता हूं मैं, स्टूडेंट काफी स्टूडेंट कंफ्यूज है। द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार एक ही बात है। जैसे कि आप लोगों की परमाणु भार होता है ना, परमाणु भार इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट या द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर। बात समझ में आ गई ना।
परमाणु भार बोल दो या द्रव्यमान संख्या बोल दो, मतलब एटॉमिक वेट बोल दो या मास नंबर बोल दो, इन दोनों का मतलब एक ही है। मैं परमाणु भार बोलूं या द्रव्यमान संख्या बोलूं, दोनों का मतलब एक ही है। आप दोनों का मतलब एक से ही लगाना, ठीक है ना। तो देखो यहां पर लिथियम का परमाणु भार कितना है, एटॉमिक वेट कितना है 7, सोडियम का कितना होता है 23, ठीक है ना, सोडियम का कितना होता है 23, और जो आप लोगों का पोटेशियम होता है, ठीक है ना, यहां पर जो आप लोगों का पोटेशियम होता है, पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 39। अब देखो ध्यान से समझना, अब डोबेराइनर क्या कर रहा है, सर समान गुणों वाले तत्वों को उसने तीन तीन के समूह में विभाजित कर लिया, तीन तीन के समूह में विभाजित कर लिया, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार सिरे वाले तत्वों के परमाणु भार के औसत था, मतलब बराबर था। जैसे कि इन दोनों का आप औसत निकालोगे, लिथियम का और पोटेशियम का, तो ये निकलेगा, यहां पर क्या करोगे 39 प्लस 7, 2 का भाग लगा दो तो यहां पर कितना आएगा 46, और 46 में 2 का भाग लगाओगे तो यहां पर कितना आएगा आप लोगों का 23। मतलब लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार का जो औसत आएगा वो कितना आएगा 23 आएगा, और ये बीच वाले के क्या होगा बराबर होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, क्योंकि इन दोनों का औसत कितना निकल रहा है 23 निकल रहा है, और जो बीच वाला आप लोगों का एलिमेंट है तत्व है उसका भी औसत आप लोगों को पता कितना है 23 है। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर से इस नियम को एक्सप्लेन कर देता हूं, बोर्ड पे ध्यान रखो आप लोग। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि डोबेराइनर ने क्या किया था कि समान गुणों वाले तत्वों को तीन तीन के समूह में विभाजित कर लिया, जैसे इसमें तीन तीन के समूह में विभाजित किया। फिर उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा था कि जो सिरे वाले तत्व है ना, सिरे वाले तत्व, इनका परमाणु भार का जो औसत है ना वो बीच वाले के बराबर होगा। जैसे उल्टा बोल दो कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा वो सिरे वाले तत्वों के परमाणु भार के क्या होगा औसत होगा। तो इन दोनों का लिथियम और पोटेशियम, ठीक है ना, लिथियम और पोटेशियम आप लोगों को पता है सिरे वाले हैं, ठीक है ना, और सोडियम आप लोगों को पता है बीच वाला। भाई ये तो क्या हो गए बीच में हो गया, और लिथियम और पोटेशियम के उनके हो गए सिरे हो गए। इन दोनों का जब आप लोग औसत निकालोगे तो कितना आएगा 23 आएगा, और ये जो 23 औसत आएगा ये बीच वाले के क्या होगा बराबर होगा। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये बात बोली थी डोबेराइनर नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना। अब मैं इसके तीसरे साइंटिस्ट को लेता हूं, तीसरे में आ रहा आप लोगों का न्यूलैंड, ठीक है, तो मैं तीसरे के बारे में भी डिस्कशन कर लेता हूं। तीसरे नंबर का आप लोगों का साइंटिस्ट है न्यूलैंड, न्यूलैंड का अष्टक नियम मतलब ऑक्टेट रूल, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये बात बोली थी उसने 1864 में, ठीक है ना, ये बात कब बोली थी उसने 1864 में। तो देखो न्यूलैंड के तो नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है ना, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल को बेस मान के इसने अपने नियम को दिया था। तो इसने क्या बात बोली थी, इसने ये बात बोली थी कि किसी भी तत्व, ध्यान से समझना, किसी कोई भी तत्व हुआ वो अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करता है। वो इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, वो इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, ठीक है ना। अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए, माना किसी के पास में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए और वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता, अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, ठीक है ना, और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो कॉमन सी बात है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा। लेकिन अगर किसी के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है और वो ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है, तो कॉमन सी बात है वो किसी से इलेक्ट्रॉनों को लेकर करेगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो इसी चीज को बेस मानते हुए उसने क्या बात बोली थी, कि उसने ये बात बोली थी कि जब भी हम किसी भी तत्व को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो प्रत्येक 8 वाले तत्व गुण पहले वाले तत्वों के गुणों में क्या होते हैं, समान होते हैं। नहीं आई मेरी बात समझ में, एक बार मैं फिर से बताता हूं। देखो जैसा कि उसके नाम से क्लियर हो रहा है, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। तो आप लोगों को पता है कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी तत्व होता है, वो अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करता है। क्यों करता है, क्योंकि अष्टक नियम के अकॉर्डिंग क्या होती है, कोई भी एलिमेंट हुआ, कोई भी कंपाउंड हुआ, ठीक है ना, उसकी क्या होती है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। अष्टक नियम के अनुसार कोई भी तत्व हुआ या एलिमेंट हुआ, यौगिक हुआ, ठीक है ना, उस अष्टक नियम में जाकर वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो कॉमन सी बात है हर एक कंपाउंड चाहता है, हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। तो उसके लिए दो कंडीशन होती है। अगर किसी के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और वो अपने अष्टक को पूरा करना चाहता है, ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है, तो कॉमन सी बात है वो इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा। लेकिन अगर किसी के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है और वो अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को लेगा, ठीक है ना। तो इसी चीज को बेस मानते हुए उसने बात बोली थी कि जब भी
यदि हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो प्रत्येक 8वें वाले तत्व गुण पहले वाले तत्वों के गुणों में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये बात किसने बोली थी, न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने। कब बोली थी, 1864 में। ठीक है ना, ये आप लोगों का तीसरा नियम क्लियर होता है। अब चौथे नियम में हम डिस्कशन करेंगे लॉथर मेयर के बारे में। ठीक है ना, 1869 में उसने नियम दिया था, मैं लिख देता हूं। ठीक है ना, चौथे नंबर का जो आप लोगों का नियम है वो कौन है, लॉथर मेयर का नियम। ठीक है ना, किसका नियम है, लॉथर मेयर का। तो देखो चौथे नंबर का आप लोगों का साइंटिस्ट है लॉथर मेयर का वक्र, लॉथर मेयर का वक्र। और ये वक्र उसने कब बनाया था, सन 1869 में, 1869 में। ठीक है ना, 1869 में। तो उसने क्या किया था, ध्यान से समझना, लॉथर मेयर ने परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य ग्राफ खींचा था। ठीक है ना, ग्राफ खींचने के बाद उसने पता लगाया था कि समान गुणों वाले तत्व समान स्थितियां प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो समान गुणों वाले तत्व थे ना वो एक साथ रहेंगे। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। लॉथर मेयर ने जो ग्राफ खींचा था वो कब खींचा था, 1869 में। ठीक है ना, फिर उसने क्या बात बोली थी कि उसने ये काम किया था कि परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य ग्राफ खींचा था। ग्राफ खींचने के बाद जब उसने एनालिसिस किया तो उसने ये पाया था कि समान गुणों वाले तत्व समान स्थितियां प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समान गुणों वाले तत्व एक साथ रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उनके गुण समान है तो कॉमन सी बात है वो एक साथ रहेंगे। ये बात किसने बोली थी, लॉथर मेयर नाम के साइंटिस्ट ने। तो देखो ये चारों साइंटिस्ट आप लोगों के क्लियर हो गए। पहले नंबर का साइंटिस्ट कौन था आप लोगों का, प्राउड। उसने जो अपना नियम दिया था वो 1815 में दिया था। दूसरे नंबर का साइंटिस्ट था वो कौन था, डोवेराइनर। उसने अपने नियम को किसमें दिया था, 1829 में। तीसरे नंबर का आप लोगों का साइंटिस्ट कौन था, न्यूलैंड, जिसने स्टेप नियम को दिया था। और ये नियम कब दिया था, उसने सन 1864 में। और चौथे नंबर का आप लोगों को साइंटिस्ट कौन है, आप लोगों का लॉथर मेयर। ठीक है ना, और इसने अपने नियम को दिया था, ग्राफ खींचा था सन 1869 में। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। अब 5वें नंबर पर मैं जिस साइंटिस्ट की बात करने वाला हूं उस साइंटिस्ट का नाम आप सभी ने खूब सुना है। ठीक है ना, उस साइंटिस्ट का नाम मैं बताने वाला हूं मेंडलीव। ये 5वें नंबर पर मैं जिस साइंटिस्ट की बात करने वाला हूं उस साइंटिस्ट का नाम है मेंडलीव। तो अब हम डिस्कशन करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव ने क्या क्या बातें बोली थी, क्या क्या उसने अपने सारणी में बातें बताई थी, क्या उसकी कमी रही थी, क्या उसकी खूबी रही थी, सारी चीजों के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ के चलना। ठीक है ना, मेंडलीव की आवर्त सारणी को आप ध्यान से समझ के चलना। मैं इसके एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में क्या क्या बातें बताई थी, क्या उसके गुण थे, क्या उसकी कमी थी, सारी चीजों के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो मैं 5वें नंबर की हेडिंग डाल देता हूं मेंडलीव की आवर्त सारणी, फिर उसका डिस्कशन करते हैं। तो देखो बोर्ड की तरफ। तो देखो अब आप लोगों के लिए मैं 5वें नंबर के साइंटिस्ट को ले लेता हूं मेंडलीव। ठीक है ना, हेडिंग डाल देता हूं मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है ना, ये सारणी उसने कब दी थी, सन 1869 में। ठीक है ना, मेंडलीव ने सारणी कब दी थी, 1869 में। ठीक है ना, तो देखो उसने एक नियम दिया था अपनी आवर्त सारणी के रेस्पेक्ट में। उसने एक नियम दिया था जिसको हम आवर्त नियम बोलते हैं। तो मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम मतलब पीरियड लॉ। ठीक है ना, मेंडलीव का आवर्त नियम। ठीक है ना, तो अपने नियम में उसने क्या बात बोली थी वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो किस पर बेस है, वो परमाणु भार पर बेस है, अर्थात एटॉमिक बेस पर बेस है। मेरी बात ध्यान से समझना, एक बार फिर से बता देता हूं। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है ना उसमें आवर्त सारणी में उसने किसको बेस माना था, परमाणु भार को बेस माना था, अर्थात एटॉमिक बेस को बेस माना था। और उसके रेस्पेक्ट में उसने एक नियम दिया था। नियम क्या दिया था उसने, क्या तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, एक बार फिर से बता देता हूं। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी के रेस्पेक्ट में एक नियम दिया था तो उसको हम क्या बोलेंगे, आवर्त नियम बोलेंगे। इस नियम में वो क्या बात बोल रहा है, इस नियम में वो ये बात बोल रहा है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किस पर डिपेंड करते हैं, परमाणु भार पर डिपेंड करते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि कोई भी एलिमेंट
डिपेंड हुआ, अगर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अब डिपेंड करेगी तो वो किस पर डिपेंड करेगी, एटॉमिक वेट पर डिपेंड करेगी। आवर्ती फलन का मतलब होता है पीरियोडिक फंक्शन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, आवर्ती नियम में वो ये बात बोला है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किस पर डिपेंड करते हैं, परमाणु भार पर डिपेंड करते हैं। अगर किसी भी तत्व के किसी भी एलिमेंट के परमाणु भार समान हुए तो उसके भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होंगे, और अगर किसी भी तत्व के परमाणु भार अलग अलग हुए तो कॉमन सी बात है उसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होंगे। किसके अकॉर्डिंग, मेंडलीव के अकॉर्डिंग। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि किसी भी तत्व के अगर परमाणु भार समान हुए तो उसके भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होंगे, और अगर किसी भी तत्व के परमाणु भार अलग अलग हुए तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। जब हम मेंडलीव की आवर्त सारणी का हम जब डिस्कशन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें दो भाग होते हैं। एक भाग आप लोगों का कौन सा होता है, वर्ग, और एक भाग आप लोगों का कौन होता है, आवर्त, ठीक है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, एक वर्ग होता है, एक आवर्त होता है, ठीक है ना। और बेस इसने किसको माना है, परमाणु भार को, एटॉमिक वेट को, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहां पर डिस्कशन करूंगा वर्ग के बारे में, ठीक है ना। वर्ग मतलब ग्रुप के बारे में डिस्कशन करूंगा, वर्ग मतलब ग्रुप के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, अर्थात जो वर्टिकल लाइन होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में इस तरीका से जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। अर्थात ये जो वर्टिकल लाइन होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और वर्ग में जो हम अध्ययन करते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर करते हैं, अर्थात टॉप से बॉटम की ओर करते हैं। कभी भी आप लोगों ने सुना है कि जब हम वर्ग में अध्ययन करते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर करते हैं? हम कभी नहीं करते हैं। हम वर्ग में जब अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं भौतिक और रासायनिक गुणों की, तो ऊपर से नीचे की ओर करते हैं, अर्थात टॉप से बॉटम की ओर करते हैं। तो बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, अर्थात जो वर्टिकल लाइन है, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो वर्ग है, वो वर्ग आप लोगों के कितने हैं, 8, ठीक है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं, 8, क्योंकि जिस समय मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। एक बार फिर से समझ लेना, मेंडलीव की आवर्त सारणी को आप बुक में देखना तो आप लोगों को पता लगेगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग कितने थे, 8 वर्ग थे, क्योंकि मेंडलीव के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, ठीक है ना। अक्रिय गैसों को बाद में जोड़ा गया था, ठीक है ना, और उसको कौन सा वर्ग दिया गया था, नमा वर्ग, ठीक है ना। इसलिए आज जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें कितने वर्ग हैं, 9 वर्ग हैं, ठीक है ना। शून्य वर्ग मतलब जो अक्रिय गैसों का जो वर्ग था उसको बाद में जोड़ा गया। एक बार मैं फिर से सभी स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूं कि मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, पीरियोडिक टेबल बनाई थी, तो उसमें केवल 8 ही वर्ग थे, नमा वर्ग नहीं था, ठीक है ना। इस नवे वर्ग को बाद में जोड़ा गया था, जिसको हम अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेंडलीव के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए आज हम जो मेंडलीव की आवर्त सारणी को पढ़ते हैं ना, उसमें कितने वर्ग हैं, 9 वर्ग हैं आप लोगों के। मेंडलीव के समय कितने वर्ग थे, 8 वर्ग थे, अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। लेकिन आज के टाइम में हम मेंडलीव की आवर्त सारणी को पढ़ते हैं तो उसमें 9 वर्ग है, और जो नमा वर्ग है वो आप लोगों को अक्रिय गैसों का वर्ग है, जिसको हम 0 वर्ग के नाम से जानते हैं या शून्य वर्ग के नाम से जानते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और इन वर्गों के जो उसने नाम दिए थे वो रोमन संख्या में दिए थे। जैसे पहले वर्ग को उसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीका से उसने क्या दिए थे, 8 दिए थे, ठीक है ना। इस तरीका से उसने कितने वर्ग दिए थे, 8 दिए थे। जैसे पहले वर्ग को उसने फर्स्ट माना, दूसरे वर्ग को सेकंड, तीसरे वर्ग को थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, इस तरीका से रोमन संख्या में उसने वर्गों के नाम दिए थे। और जो 9वें नंबर का वर्ग था उसको उसने 0 वर्ग दिया था, ठीक है ना, जिनको हम अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। क्या 1 से लेकर 8 तक तो उसने 8 वर्गों के नाम दे दिए, और जो 9वें नंबर का वर्ग था उसने उसको नाम दिया था 0 वर्ग। उसमें आप लोगों की सभी अक्रिय गैस आती हैं। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई। तो ये तो डिस्कशन हो जाता है वर्ग का। अब मैं डिस्कशन करता हूं आवर्त का, पीरियड का। तो देखो, मैं आवर्त के बारे में डिस्कशन और कर लेता हूं। देखो, यहां पर वी हेडिंग डाल देता हूं, आवर्त मतलब पीरियड, आवर्त मतलब पीरियड, ठीक है ना। तो देखो, आप लोगों को पता है कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें जो क्षैतिज लाइनें होती हैं, इस तरीका से जो क्षैतिज लाइन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, ठीक है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो क्षैतिज लाइन होती है, अर्थात जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उनको हम किन के नाम से जानते हैं, आवर्तों के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे, 7 आवर्त थे, ठीक है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे, 7 आवर्त थे। अब उनके उसने क्या नाम दिए थे वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो, बोर्ड की तरफ देखिए, पहले आवर्त में जो फर्स्ट आवर्त था ना,
फर्स्ट आवर्त, उसमें केवल 2 ही तत्वों को रखा उसने, ठीक है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहला जो आवर्त था, पहला जो पीरियड था, उसमें केवल 2 ही तत्व थे और उसको उसने नाम दिया था अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त। इंग्लिश में इसको बोलेंगे वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है ना। दूसरे और तीसरे आवर्त में, दूसरे और तीसरे आवर्त में, ठीक है ना, दूसरे और तीसरे आवर्त में जो उसके तत्व रखे थे वो कितने तत्वों को रखा था, 8 तत्वों को रखा था। दूसरे आवर्त में भी कितने तत्वों को रखा था, 8, और तीसरे आवर्त में भी उसने कितने तत्वों को रखा था, 8, और इसको नाम दिया था उसने लघु आवर्त, लघु आवर्त, ठीक है ना। अर्थात इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट पीरियड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। पहले आवर्त में उसने कितने तत्वों को रखा था, 2 तत्वों को रखा था, जिसका नाम दिया था उसने अति लघु आवर्त। मतलब इस आवर्त का नाम क्या दिया था उसने, अति लघु आवर्त, मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड। दूसरे और तीसरे आवर्त में उसने कितने तत्वों को रखा था, 8 तत्वों को रखा था, जिसका नाम दिया था उसने लघु आवर्त, मतलब शॉर्ट पीरियड। और जो चौथे नंबर का और जो 5वें नंबर का जो आप लोगों का आवर्त है, इसमें उसने कितने तत्वों को रखा था, 18 तत्वों को रखा था, ठीक है ना। और इसको उसने नाम दिया था दीर्घ आवर्त, ठीक है ना, दीर्घ आवर्त। इसको उसने क्या नाम दिया था, दीर्घ आवर्त, मतलब लॉन्ग पीरियड, ठीक है ना। दीर्घ आवर्त मतलब लॉन्ग पीरियड, जिसमें उसने कितने तत्वों को रखा, 18 तत्वों को। लेकिन जो छठे नंबर का आप लोगों का, जो आप लोगों का छठे नंबर का जो आप लोगों का आवर्त था, उसमें उसने कितने तत्वों को रखा था, 32 तत्वों को रखा था, ठीक है ना, 32 तत्वों को रखा था। और इसका नाम दिया था उसने दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त, मतलब वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है ना। इसका नाम क्या दिया था उसने, वेरी लॉन्ग पीरियड। और जो 7वें नंबर का जो आवर्त था वो अपूर्ण आवर्त था, जिसमें भविष्य में खोजे वाले तत्वों के लिए उसने रिक्त स्थान छोड़ दिया था, ठीक है ना। तो जो 7वें नंबर का जो आप लोगों का आवर्त था, 7वें नंबर का जो आवर्त था, ये आवर्त आप लोगों का क्या था, अपूर्ण आवर्त, अपूर्ण आवर्त, ठीक है ना। ये आवर्त कौन था, अपूर्ण आवर्त, मतलब इनकम्प्लीट पीरियड, ठीक है ना। अपूर्ण आवर्त मतलब इनकम्प्लीट पीरियड। अब मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो मेंडलीव में जो आवर्त, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो क्षैतिज लाइन होती है, अर्थात जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उनका नाम उसने क्या दिया था, उसका नाम उसने क्या दिया था, आवर्त नाम दिया था, अर्थात पीरियड नाम दिया था, ठीक है ना। तो पहले जब मेंडलीव की आप आवर्त सारणी को देखोगे तो उसमें क्या देखोगे कि जो पहला आवर्त था उसमें केवल उसने 2 तत्वों को ही रखा था और उसका नाम दिया था अति लघु आवर्त, मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड। दूसरे और तीसरे आवर्त में उसने कितने तत्वों को रखा था, 8 तत्वों को रखा था। दूसरे में भी 8 को रखा था और तीसरे में भी 8 को रखा था, और इसका नाम दिया था उसने लघु आवर्त, मतलब शॉर्ट पीरियड रखा था। चौथे और 5वें के अंदर उसने कितने तत्वों को रखा था, 18 तत्वों को रखा था, और इसका नाम क्या दिया था, दीर्घ आवर्त, अर्थात लॉन्ग पीरियड। छठे आवर्त में उसने कितने तत्वों को रखा था, 32 तत्वों को रखा था, ठीक है ना। और इसको उसने नाम दिया था अति दीर्घ आवर्त, मतलब वेरी लॉन्ग पीरियड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि छठे आवर्त में उसने 32 तत्वों को रखा था, जिसका नाम रखा था अति दीर्घ आवर्त, मतलब वेरी लॉन्ग पीरियड। अब देखो जब मेंडलीव की आप आवर्त सारणी को देखोगे तो छठे आवर्त के अंदर आप लोगों को 18 तत्व नजर आएंगे। फिर आप लोग सोचोगे सर तो 32 बता रहे थे, इस आवर्त सारणी में तो 18 तत्व है। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, 14 तत्व जो लेंथेनाइड के हैं उनको आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया है, आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया है तो उनको नीचे रखा गया है। तो 18 और 14 लेंथेनाइड के, तो 18 और 14 कितने हो गए, 32 तत्व हो गए। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि जब मेंडलीव की आवर्त सारणी देखोगे तो छठे आवर्त के अंदर आप लोगों को केवल 18 तत्व नजर आएंगे, ठीक है ना। 14 आप लेंथेनाइड के काउंट कर लेना जिनको सारणी में उसने स्थान नहीं दिया, ठीक है ना। तो 18 14 कितने हो गए, 32 हो गए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अति दीर्घ आवर्त, मतलब वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है। और जो 7वें नंबर का आवर्त है वो आप लोगों का अपूर्ण आवर्त है, अर्थात इनकम्प्लीट पीरियड है, ठीक है ना। भविष्य में जितने भी तत्वों की खोज होगी वो किसमें चले जाएंगे, आप लोगों के 7वें आवर्त में, अर्थात अपूर्ण आवर्त में। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये बात है जो मैंने किसके बारे में बोल दी, आवर्त के बारे में बोल दी, ठीक है ना। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी के कुछ गुण थे, उनको मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो मेंडलीव का जो मेन गुण था वो ये था कि जो आवर्त सारणी के रूप बनाकर तैयार किया था उसका पूरा श्रेय किसको जाता, मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट को। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि मेंडलीव ही वो साइंटिस्ट था जिसने आवर्त सारणी के एक कच्चा चित्र बनाकर तैयार किया था। मेंडलीव ही वो साइंटिस्ट था जिसने आवर्त सारणी का रूप बनाकर तैयार किया था, ठीक है। इसकी कमी भी बहुत ज्यादा है जिनका भी मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। लेकिन आवर्त सारणी के रूप बनाकर तैयार किसने किया था, मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट ने। इसलिए आवर्त सारणी जो बनी है उसमें मेंडलीव का बहुत बड़ा योगदान है, ये बात आप लोग विशेषकर ध्यान में रखना, ठीक है ना।
जो इसकी जो मेन कमी थी वो मेन कमी क्या रह गई थी कि इसने बेस किसको मान लिया था, परमाणु भार को बेस मान लिया था, अर्थात एटॉमिक वेट को बेस मान लिया था। अब इसकी कमी कितनी निकल निकल के सामने में आएंगी इस परमाणु भार से, अभी मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। पहले तो ये बात बताओ, आपके समझ में आ गई ना कि मेंडलीव को पूरा श्रेय जाता है जिसने आवर्त सारणी के रूप बनाकर तैयार किया था, मेंडलीव को ही पूरा श्रेय जाता है जिसने आवर्त सारणी का कच्चा चित्र बनाकर तैयार किया था। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। अब मैं इसकी कुछ कमियां बता देता हूं कि मेंडलीव की कमी क्या रह गई थी। तो देखो, सबसे पहली कमी तो ये हो गई कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिक अर्थात जो आइसोटॉप होते हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया था, ठीक है ना। ये जितने भी आइसोटॉप होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप होते हैं, 3 आइसोटॉप होते हैं, तो आइसोटॉप को उसने कोई स्थान नहीं दिया था, ना ही उनकी कोई स्थिति फिक्स की थी, ना ही उसने हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति को फिक्स किया था, ठीक है ना। और उसने क्या किया था, अपने नियम में एक बात बोली थी, उसने क्या बात बोली थी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जिन तत्वों के परमाणु भार समान होंगे उनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होंगे, तो कॉमन सी बात है उनको एक वर्ग में रखो। और जिनके परमाणु भार अलग अलग होंगे तो कॉमन सी बात है उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे, तो उनको अलग लिखो। लेकिन ये उल्टा कर गया। उल्टा कैसे कर गया मैं बताता हूं। देखो, मैं यहां पर आर्गन के बारे में बात करता हूं। आर्गन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 40, ठीक है ना। उसके बाद पोटेशियम का भी परमाणु भार कितना होता है, 40, ठीक है ना। और उसके बाद कैल्शियम का भी परमाणु भार कितना होता है, 40। इन तीनों का परमाणु भार क्या होता है, 40 होता है। ये आप लोगों का आर्गन हो गया, ये आप लोगों का पोटेशियम हो गया, और ये आप लोगों का कैल्शियम हो गया। तीनों का परमाणु भार क्या होता है, 40। तो इसका मतलब तो ये निकला कि तीनों के भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होंगे और उनको एक ही वर्ग में रखो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस आर्गन को तो उसने किस में रखा था, 0 वर्ग में। इस आर्गन को तो उसने किस में रख दिया, 0 वर्ग में, ठीक है ना। इस पोटेशियम को उसने कौन से वर्ग में रख दिया, फर्स्ट में। और ये जो कैल्शियम है इसको उसने कौन से वर्ग में रख दिया, सेकंड में। जबकि नियम तो ये बोल रहा है, जो अपना स्टेटमेंट बोल रहा है, अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये हुआ कि तीनों को एक ही वर्ग में रखना चाहिए था। क्यों रखना चाहिए था, क्योंकि तीनों की द्रव्यमान संख्या समान है, अर्थात परमाणु भार समान है। तो अगर तीनों का परमाणु भार समान है और तेरे अकॉर्डिंग मतलब मेंडलीव के अकॉर्डिंग, तेरे अकॉर्डिंग यही तो हुआ कि जिनके परमाणु भार समान होंगे उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होंगे और उनको एक ही वर्ग में रख दो। तो जब तीनों के परमाणु भार अगर समान हुए तो फिर तू इनको अलग अलग वर्गों में क्यों रख रहा है। ये बात लोग बागों ने जब उससे पूछी तो उसके पास में कोई भी जवाब नहीं था, और ये मेंडलीव की लोग बागों ने कमी बना दी। कमी क्या है, एक बार फिर से बता देता हूं। तीनों आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, तीनों की द्रव्यमान संख्या समान है, ठीक है ना। तीनों की द्रव्यमान संख्या समान है तो इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होंगे, ठीक है ना। भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होंगे, किसके अकॉर्डिंग, मेंडलीव के अकॉर्डिंग। तो इनको एक ही वर्ग में रखो। लेकिन उसने क्या किया था, आर्गन को तो 0 में रख दिया, पोटेशियम को फर्स्ट में रख दिया, कैल्शियम को सेकंड में रख दिया। लोग बागों ने जब उससे इस चीज का रीजन पूछा तो उसके पास में कोई भी जवाब नहीं था, तो लोग बागों ने उसकी कमी बना दी, ठीक है ना। अगली कमी आप लोगों की ये हो गई, इधर देखना कि मैं यहां पर ले लेता हूं ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम, ठीक है ना। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, ऑस्मियम की होती है 190, इसकी कितनी होती है 193, और इसकी कितनी होती है 195। लेकिन उसने क्या किया था, अब देखो सुनो, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम तीनों की द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। ऑस्मियम की 190, इरिडियम की 193 और प्लेटिनम की 195, तीनों की द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इसका मतलब तो ये निकला कि तीनों के भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होंगे। भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होंगे तो इनको अलग अलग वर्गों में रखो। लेकिन उसने क्या किया, इनको तीनों को एक ही वर्ग में रख दिया, और वो वर्ग कौन था, 8वें नंबर का वर्ग, ठीक है ना। इस 8वें नंबर के वर्ग में इसने तीनों को रख दिया, जबकि उसको अपने नियम के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग वर्गों में रखना चाहिए था। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो ना कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किस पर डिपेंड करते हैं, परमाणु भार पर डिपेंड करते हैं। तो इन तीनों के परमाणु भार अगर अलग अलग हुए तो भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे, तो इनको अलग अलग वर्ग में रखो। लेकिन उसने एक ही वर्ग में रख दिया, कौन से, 8वें नंबर के वर्ग में। लोग बागों ने जब उससे इसका कारण पूछा तो उसके पास में कोई भी जवाब नहीं था, तो ये भी उसकी क्या बना दी, कमी, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे तत्व थे जिनके गुण क्या थे, समान थे, उनको अलग अलग वर्गों में रख दिया, और जिनके गुण असमान थे उनको एक ही वर्ग में रख दिया। जब कारण पूछा था तो उसने कोई भी कारण, कोई भी जवाब नहीं दिया, तो ये क्या बना दी, उसकी कमी बना दी। उसके बाद ये लेंथेनाइड, एक्टिनाइड के जो एलिमेंट है इनको उसने सारणी में कोई जिक्र नहीं किया, मतलब सारणी में इनकी स्थिति फिक्स नहीं की थी, ठीक है ना। तो ये भी लोग बागों ने उसकी क्या बना दी थी, कमी बना दी थी, ठीक है ना। तो मेंडलीव की देखो गुण भी है आवर्त सारणी के,
उसकी कमी है आवर्त सारणी की, और जो सारी चीजें वो मैंने आप लोगों के लिए अच्छी तरीका से समझा दी, ठीक है ना। और इसी के साथ आप लोगों की मेंडलीव की आवर्त सारणी खत्म होती है, ठीक है ना। आप लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी को किताब के अंदर देख लेना, एक बार यहाँ पर अच्छी तरीका से समझ लेना, फिर किताब के अंदर देख लेना, आपके एक एक चीज अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। कोई भी चीज में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आज के इस लेक्चर में मैंने आवर्त सारणी का आप लोगों के लिए बेसिक बताया, ठीक है ना। बेसिक को बताने के बाद फिर मैंने परमाणु भार के आधार पर कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपने नियम दिए थे। पहले नंबर का साइंटिस्ट कौन था? प्राउड। दूसरे नंबर का साइंटिस्ट कौन था? डॉविनाइलर। तीसरे नंबर का साइंटिस्ट कौन था? न्यूलैंड। चौथे नंबर का साइंटिस्ट कौन था? लॉथर मेयर। और पांचवें नंबर का साइंटिस्ट आप लोगों को कौन है? मेंडलीव। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। अब मेंडलीव की कमियों को दूर करने के लिए मोजले नाम का साइंटिस्ट आएगा जिसने आधुनिक आवर्त सारणी दी, अर्थात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी, जिसको हम पढ़ते हैं। तो आज हम जिस आवर्त सारणी को पढ़ते हैं वो किसकी आवर्त सारणी को पढ़ते हैं? मोजले नाम के साइंटिस्ट की आवर्त सारणी को पढ़ते हैं, जिसको हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं, अर्थात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। और उसका डिस्कशन करूंगा मैं अगले लेक्चर में, ठीक है ना। अगला लेक्चर आप लोगों को बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं मोजले की आवर्त सारणी अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ाऊंगा, तो उसको भी अच्छी तरीका से देख लेना, ठीक है स्टूडेंट। फिर आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं, जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।